दोस्तों, कथा कहानी में आज जो है चर्चा करेंगे एक किताब की। किताब है कहानी संग्रह मंडी का महाजाल। मंडी का महाजाल, इसके लेखक हैं रणविजय सिंह सत्यकेतु और प्रकाशक हैं साहित्य भंडार इलाहाबाद से ये किताब प्रकाशित हुई है। तो वरिष्ठ कहानीकार और पेशे से पत्रकार रणविजय सिंह सत्यकेतु की इस कहानी संग्रह को मीरा स्मृति पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया जा चुका है। इस संग्रह में कुल 9 कहानियां हैं और सभी के विषय जो है बिल्कुल अलग हैं और इनमें इतनी भिन्नता है कि ये एक गुलदस्ते के समान लगता है और इन कहानियों के शिल्प भी बिल्कुल आपको अलग, सहज, सरल दिखाई देंगे। तो कहानियों पर चर्चा करने से पहले लेखक से आप सभी का परिचय करा देता हूँ। पेशे से पत्रकार रणविजय सिंह सत्यकेतु ये रहने वाले मूल रूप से बिहार के हैं। फिलहाल उनकी कर्मभूमि संगम नगरी प्रयागराज है, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। दर्शन और हिंदी से इन्होंने एमए कर रखा है। कहानी संग्रह अकथ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है इनका एक, और वीर कुंवर सिंह नाम से इन्होंने एक नौटंकी लिखी है जिसे साहित्य भंडार इलाहाबाद ने ही प्रकाशित किया है, जो कि काफ़ी चर्चित रही है और ऐतिहासिक चरित्र पर ये आधारित है। इससे पहले इन्होंने मुक्ति नामक एक नाटक लिखा है जो हिंदू मैथोलॉजी पर ही आधारित है। ये भी काफ़ी चर्चित रहा है। इसे धरोहर प्रकाशक नई दिल्ली ने प्रकाशित किया है। इनके अकथ कहानी संग्रह को भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है। और सत्यकेतु जी को जो है लक्ष्मीकांत वर्मा पत्रकारिता पुरस्कार भी मिल चुका है और काफ़ी मानवीय कहानियाँ लिखते हैं और मानवीय संवेदनाओं को उकेरते हैं। अब बात करते हैं कहानी संग्रह मंडी का महाजाल में शामिल कहानियों की। तो कुल 9 कहानियाँ हैं इसमें संग्रह में शामिल हैं। विषय की विविधता के कारण ये कहानियाँ किसी गुलदस्ते के समान लगती हैं। जैसे गुलदस्ते में तरह तरह के फूल लगा के सजा दिया जाता है, उसी तरह ये संग्रह की कहानियाँ भी हैं। इन कहानियों में सामाजिक विसंगतियों से लेकर राजनीति की कुटिल नीति तक शामिल है। स्त्री पुरुष संबंधों को भी बेहद तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषित किया गया है। बहुत ही मानवीय और संवेदनशील तरीके से रिश्तों की व्याख्या की गई है और चरित्र को, जो इसके पात्र हैं, उनको जो है बहुत ही संवेदनशील तरीके से उकेरा गया है। संग्रह की पहली कहानी जनता की जागीर में प्रधानगी के चुनाव के संबंध में है और इस चुनाव के बहाने ग्रामीण राजनीति, उसके दांव पे जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार को सहज और सरल भाषा में ये कहानी जो है चित्रित करती है। इतना सजीव चित्रण है कि ये बिल्कुल यथार्थ लगता है। इतना कि लगता ही नहीं कि कहानी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लगता है कि जो है घटनाएं बिल्कुल हमारे सामने घट रही हैं। तो एक बात बता दें कि पेशे से पत्रकार होने के नाते जो है इनकी जो भाषा है और जो विषय जो चुने गए हैं, इसीलिए उनमें विविधता भी है और भाषा बिल्कुल इसमें सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है और शिल्प में भी कोई बहुत बनावट और बनावटीपन नहीं है। सहज और सरल तरीके से कह देते हैं। कथ्य में भी बहुत ज़्यादा उलझने, पाठक उलझता नहीं है और इस तरह से ये कहानियाँ जो है बहुत पठनीय हो जाती हैं। कहानी इतनी यथार्थ है कि लगता ही नहीं कि कहानी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वास्तविक घटना प्रतीत होती हैं और कई दृश्य मानस पटल पर कौंधते चले जाते हैं कि जैसे आदमी के जीवन में भी
वैसे चीज़ें घटती रहती हैं, इस तरह से वो कल्पना करता चला जाता है। प्रधान का नाम विकास चंद है, लेकिन उसका विकास से कोई नाता नहीं है। सत्यकेतु जी की कहानियों में ये एक बात बड़ा मतलब गौर करने वाली होती है कि ये अपने पात्रों का चयन अपने कहानियों के विषय के अनुकूल करते हैं। जैसे इसमें नाम है विकास चंद्र, लेकिन वो प्रधान का विकास से कोई नाता नहीं है, बल्कि वो भ्रष्टाचार से ही जुड़ा रहता है। तो लेखक ने इसमें किस तरह से जो है इस कहानी को किया है, तो इस कहानी से एक पैराग्राफ जो है उद्धृत करता हूँ मैं, तो इससे आप लोग समझेंगे कि कहानी किस स्तर की और कैसी है। ग्राम प्रधान विकास चंद्र खफा खफा से घूम रहे थे गांव की गलियों में, जहां की ईंटें भी उनके पैरों की धमक को पहचानती थी। इन दिनों वहां के लोग भी उन्हें टेर नहीं रहे थे। टोले पूर्वों में जाकर हाथ जोड़कर वोट तो मांग रहे थे, गांव वाले हामी भी भर रहे थे, लेकिन उनको यकीन नहीं हो रहा था कि लोग उनके पक्ष में मतदान करेंगे। दुहाई तो वह लगातार दे रहे थे पिछले 5 साल में किए गए कामों की, लेकिन उनके भीतर बैठा डर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सच तो यह है कि विकास चंद्र ने 5 साल में कोई कायदे का काम ही नहीं कराया था। उनका एक भी कदम जनहित में नहीं उठा था। गांव के कुछ दबंग किस्म के लोगों की आवभगत कर बाकी जनता को ठेंगे पर रख दिया था। तो ऐसे हैं जनता की जागीर के विकास चंद्र। तो इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और काफ़ी जो है सोचने और चिंतन करने और समझने का वो करता है, प्रेरित करती है कहानी। संग्रह की दूसरी कहानी जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की कलई खोलती है। जिंदा आदमी को मृत बताकर उसकी पेंशन रोक दी जाती है। जब वह अफसरों के सामने जिंदा जाकर खड़ा हो जाता है, तब भी उसे जिंदा होने का सबूत मांगा जाता है। और कहानी के अंत में लेखक लिखता है कि ब्लॉक के लंबे बरामदे पर लाठी के सहारे झटकते चल रहे हरखुराम को मनाने की सारी तरकीबें नाकाम हुई देख पेंशन बाबू विवश खड़े हो गए। लग रहा था जैसे हरखुराम के सीढ़ियां उतरते पांव वृद्धा पेंशन की फाइल में रचे गए झूठ को कुचलते जा रहे हों। तो एक आम आदमी की जो है इसमें ताकत दिखाई गई है कि वो अधिकारी उसे परेशान करते हैं, लेकिन जब वो ठान लेता है तो उसके आत्मविश्वास से ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों का जो आत्मविश्वास है वो हिल जाता है। संग्रह की तीसरी कहानी है मंडी का महाजाल। इसी कहानी पर संग्रह का नाम भी है, तो जाहिर सी बात है कि ये संग्रह की केंद्रीय कहानी है। इस कहानी के बहाने लेखक किसान दुर्दशा को तो रेखांकित करता ही है। अनाज मंडी में किस तरह किसानों को परेशान किया जाता है, उसके अनाज को औने पौने दामों में खरीदने के लिए किस तरह की दांव पे चले जाते हैं, राजनीति होती है, सियासत होती है, और किस तरह किसानों को विवश किया जाता है कि वो कम पैसे में अपने अनाज को बेच दें। इसकी पूरी ओर खोलती है यह कहानी। मंडी सचिव से लेकर किसान संगठन के नेता तक कोई भी किसानों की फसल उचित मूल्य पर खरीदवाने में दिलचस्पी नहीं दिखाता है। सबकी अपनी सियासत है, अपने स्वार्थ हैं और इसी में सारे उलझे हुए हैं। किसानों को किसी की परवाह नहीं होती और किसान जो है खून के आंसू रोता है, बर्बाद होता है, उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। अधिकारियों का अपना रुतबा है और किसान परेशान रहते हैं। तो इस कहानी में जो है एक जगह लिखते हैं सत्यकेतु जी, जिससे आप पूरी कहानी के मर्म को समझ पाएंगे। तो कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहे हैं। अवधपाल ने महसूस किया कि मंडी में पूरी मिली भगत है। हर तरफ बिचौलिए सक्रिय हैं। वह खरीद की ज़्यादा कीमत उछालकर फसल की तौल रोकने से लेकर बोरियों में बंद गेहूं की गुणवत्ता के खिलाफ तरह तरह की बातों का दुष्प्रचार कर रहे हैं। बिचौलियों की पूरी कोशिश है कि किसानों को कम से कम कीमत पर गेहूं बेचनी पड़े, ताकि खरीद एजेंसियों से ज़्यादा कमीशन हासिल किया जा सके।
साथ ही गेहूं बिकवाने का लालच देकर कुछ किसानों से सौदेबाजी भी कर रहे हैं। तो ये हाल है एक किसान का। इस किसान प्रधान देश में कितनी चीज़ों को किसान भुगतता है, वो आप इस कहानी से समझ सकते हैं। अगली कहानी है, संग्रह की चौथी कहानी है, जिंदगी जिंदाबाद। जिंदगी जिंदाबाद इंसानी रिश्तों की कलई खोलती है, साथ ही घटिया किस्म के शायरों के चरित्र को भी सामने ले आती है, उधेड़ कर रख देती है पूरी कहानी। कहानी धर्म से परे जाकर इंसानियत और मित्रता की बात करती है, वहीं परिवार के रिश्तों के बनावटीपन को भी उधार देती है। तो इस कहानी का पात्र जो है, एक पात्र हिंदू और एक मुस्लिम लेते हुए लेखक ने इसकी रचना की है। और इसमें एक जगह लेखक लिखता है, महज दोस्त न कहिए उन्हें, कुदरत का करिश्मा कहिए। महज दोस्त न कहिए उन्हें, कुदरत का करिश्मा कहिए। पेट और जिगर का रिश्ता तो अकमल और आबिद से भी है आपका, लेकिन उन्होंने हमें कुत्ता भी नहीं समझा। ये कहानी के मुख्य पात्र की पत्नी जो है अपने पति से कह रही है, मैं पराये घर की थी, हमें झुठला देते, भगा देते, लेकिन हमारे दोनों बेटे तो उनके अपने थे। अपना खून खून साहिल और आरिफ को उनका बपौती हक तो मिलना ही चाहिए था, मगर नहीं, साफ कह दिया, मखमली गया, उसके होने का एहसास भी खत्म हो गया। जियो अपने कर्म से, मरो अपने कर्म से। तो एक तरफ रिश्ते की संवेदना के मरने को उकेरती है, वहीं एक दूसरे धर्म का आदमी किस तरीके से मदद करता है और कितनी संवेदनशीलता होती है, और एक मित्रता धर्म को कैसे निभाता है जिसमें धर्म भी आड़े नहीं आता है, उस चीज को इस कहानी में रेखांकित किया गया है। पांचवी कहानी है टूटी डोर। यह पति पत्नी के रिश्तों की परतों को उधेड़ती है। यदि पति पत्नी में तादात्म्य न बने और समझदारी न विकसित हो तो दाम्पत्य जीवन किस तरह बर्बाद हो जाता है, यह कहानी इस चीज को बाखूबी रेखांकित करती है। और इस कहानी में लेखक ने जो है दाम्पत्य जीवन से जुड़े बहुत सारी चीज़ों को रेखांकित किया है। और कहानी का जो पात्र है वो ईसाई धर्म से संबंधित होता है। ये भी एक चुनौतीपूर्ण विषय को जो है लेखक ने उठाया है। अमूमन जो है ऐसा अधिकतर लेखक इस तरह का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। तो कहानी में एक जगह लेखक लिखता है, जेसिका बोली, चाचू कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या मैं समझ नहीं पा रही हूँ, या फिर समझती हूँ तो व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी लड़ती झगड़ती मगर अपने घर में रहती, अपना इकबाल बुलंद रखती, कौन रोकता उन्हें, नौकरी उनके पास है, पापा तो बेरोजगार हैं, ऐसे ही उनका हाथ ऊपर था, घर से निकल जाने से तो शक के दायरे में वही है। ये पात्र जो जिससे ये कहलवाया है इन्होंने, ये पति पत्नी की जो है बेटी है, पत्नी जो है पति से अलग रह गई है, और ये पति का मित्र जो है दोनों में समझौता कराने की कोशिश करता है, लेकिन जो है इसमें समझौते की उसमें नहीं बात नहीं बन पाती है। और वो जब जा रहा होता है वापस, तो कहानी के अंत में क्या लिखता है लेखक, उसकी कुछ पंक्तियां जो है हम आपको सुनाते हैं। खुली खिड़की के बाहर कामगारों की दुनिया आबाद थी, खेतों में हल और ट्रैक्टर चल रहे थे, भट्ठों पर ईंटें पाथी जा रही थी, तालाबों की खुदाई हो रही थी, मखाने के हरे भरे थाली नुमा पत्ते दूर तलक फैले थे, गाय भैंस चराते बच्चे हरी घास के बोझ तैयार करने में जुटे थे। कुछ देर पहले तक पतंग की टूटी डोर को पकड़ने के लिए भरदम दौड़ लगाते लोगों के कदम घनी और कटीली झाड़ियों ने रोक दिए थे। टूटी डोर का सिरा आड़े तिरछे कई जगह अटका दिखाई दे रहा था, लेकिन असली सिरा किसी की पकड़ में नहीं आया और कटी पतंग का गंतव्य भी नहीं। जाने क्यों मैं रोमांच से भर उठा, बरबस मेरी मुस्कुराहट फैल गई। मैं से यहाँ मतलब है जो पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए जो
उनका मित्र, दोनों में समझौता कराने आता है। जो बात नहीं बनती तो वो जब जा रहा होता है तब इस तरह का दृश्य लेखक लिखता है, जिसमें वो पूरी कहानी का निचोड़ जो है पाठकों के सामने रख देता है, और इससे पाठक अपनी कल्पनाशीलता से कहानी के परिणाम को, कथ्य को बाखूबी जो है समझ सकते हैं। और कहानी संग्रह की छठी कहानी है आघात। इसका विषय है साहित्य जगत की मठाधीशी और उसके मठाधीशों का गलीजपन, साथ ही समाज में लेखकों के प्रति सतही नजरिया और भ्रष्टाचार को आमदनी का जरिया मानने के नैतिक बोध के लिजलिजेपन को भी यह कहानी जो है रेखांकित करती है। लेखक लिखता है, साहित्य से जिंदगी नहीं चलती। एक पात्र दूसरे पात्र को समझा रहा है, तो इसको हम यहाँ पढ़ते हैं, इससे आप कहानी के पूरे मर्म को समझ सकते हैं। यह बेकारों की जुगाली है, अपने काका को ही देखो, शहर शहर नौटंकी करता फिरता है, खाने पीने भर के लिए बुलावे पर माइक पर रिरियाता रहता है, कोई इज्जत बाकी नहीं रह गई घर की, कॉलेज में किरानी नहीं होता तो भूखों मरता, तुम्हारी काकी बेचारी एक दिन रात घर के कामों में मरती खपती रहती है, उसको कोई परवाह नहीं, ऊपर से 2-4 फटीचरों को घर बुला लेता है, चाय पान के लिए हुक्म फरमाता है, दूठे किताब क्या छप गई, खुद को वेदव्यास समझने लगा है लंपटवा, फिर हड़काया मेरी बात गांठ बांध लो, वही बीमारी तुमने पाल ली तो कूट कर पत्थर बना दूंगा, डॉक्टर इंजीनियर न बने ठीक है, लेकिन बरक्कत वाली और भी नौकरियां हैं, बीए करो और जुट जाओ, क्लास 1 से लेकर नॉन गजटेड तक कोई भी पद मिले, कुंडली मार कर बैठ जाओ, आमदनी हर जगह है। इत्तेफाक से नायक जो है दरोगा बनता है, और वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा साबित होता है। नमक का दरोगा प्रेमचंद की कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, तो कुछ कुछ इस कहानी को पढ़ते समय आपको उस कहानी की याद भी आ जाएगी। ऐसा जो है ये कहानी है। संग्रह की 7वीं कहानी है उपहार। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसमें लेखक डॉक्टर नोखेलाल के बहाने प्राथमिक शिक्षक की ऐसी तस्वीर सामने लाता है जिसकी शिक्षा देने में रुचि कम, समाज में गलत काम करने में दिलचस्पी अधिक है। यह महोदय नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए होम्योपैथी की दुकान खोल लेते हैं, जिसे वो क्लिनिक कहते हैं, और गर्व से जो है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो है मतलब पीएचडी नहीं कर पाए थे और लोगों को देखते थे डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाने, तो इन्होंने उसका ये उपाय ढूंढ निकाला था। यहाँ पे भी इनका नाम लेखक ने नोखेलाल रखा है, लेकिन इनके जो चरित्र से मेल नहीं खाता, बड़ा विपरीत वो होता है। ये जुगाड़ू और भ्रष्टाचारी हैं, ऊंच नीच की मानसिकता से ग्रस्त हैं। यह उपहार को लेखक एक जगह लिखता है कि यह उपहार को ऊपरी आहार मानते थे, कहते थे कि आहार शुद्धि के लिए उपहार जरूरी है। अंत में इन्हें इनका शिष्य जो गुरुदक्षिणा देता है, उससे इनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। लेखक लिखता है कहानी में, आज अगर आप हवालात की जगह मेरे सामने आराम से और तेवर के साथ बैठे हैं तो केवल और केवल राघव राम की वजह से। नोखेराम का शिष्य राघव राम जो एक शिक्षा अधिकारी बन के आया है, जो इनका ट्रांसफर लेटर पकड़ा देता है, तो उसका यहाँ जिक्र हो रहा है। हाँ, उपकार मानिए उस लड़के का कि अवैध तरीके से डॉक्टरी करने के जुर्म में पकड़े जाने से बचा लिया आपको, स्कूल से लगातार गैर हाजिर रहने और भवन निर्माण में गबन के आरोपों से निकाल बाहर किया आपको। जांच कमेटी ने तो आपके खिलाफ कार्रवाई तय कर दी थी, लेकिन राघव राम ने बड़ी कुशलता से ट्रांसफर का रास्ता निकालकर आपको साफ साफ बरी कर दिया था। तो ये एक शिष्य की जिसकी इन्होंने पिटाई की थी और उसे भला बुरा कहते हैं और उसको जाति सूचक उससे अपमानित करते थे, उसने इन भ्रष्टाचारी गुरु की इज्जत रखी और गुरुदक्षिणा में इनको
ट्रांसफ़र करके इनके सारे कुकर्मों को बचाया। तो इस तरीके से कहानी जो है काफ़ी कुछ कहती है, जिसको पढ़ने से ही आनंद आएगा, और जो इन कहानियों को पढ़ेगा वही इसका असली आनंद ले सकता है। तो कथा संग्रह की अंतिम 9वीं कहानी है, नहीं 8वीं कहानी है, लौट आई गौरैया। 8वीं कहानी है लौट आई गौरैया। यह भी पति पत्नी के संबंधों पर आधारित है, लेकिन यह बेहद अलग रंग में सामने आती है। बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस कहानी को लिखा गया है। यह दो धर्मों के मानने वालों के बीच अप्रतिम प्रेम और सद्भाव को भी रेखांकित करती है। डॉक्टर कमाल को उनकी पत्नी उनके हिंदू धर्म के परिवार से स्नेह और मित्रता के कारण छोड़कर चली जाती है, लेकिन 10 साल बाद जब डॉक्टर कमाल की बेटी उनके घर आती है तो उसे अपने पिता पर गर्व होता है, और वो माँ को गलत पाती है जिसके साथ रहकर वह पली बड़ी है। जब बेटी 8 साल की उम्र में होती है तो माँ पिता को छोड़कर चली जाती है, और बेटी जब 18 साल की होती है तो अपने पिता से मिलने आती है, तो सारा सच उसके सामने आ जाता है। तो लेखक लिखता है अंत में, कहानी का अंत देखिए कितना सुंदर है, उससे आप पूरी कहानी की कल्पना कर सकते हैं। घर आंगन बाड़ी फुलवारी का मुआयना करती बिट्टो मगन हो गई थी। मन की मुराद पूरी होने से रोमांचित थे डॉक्टर कमाल। खुशी से झूमते हुए आंगन में निकल आए। गौरैया के साथ संगी भी दाना चुगने वहां आ डटे थे। सालों बाद डॉक्टर कमाल की जिंदगी खुशियों से लहलहा उठी थी। बरसों से मुरझाया उनका आंगन चहचहा उठा था। तो ये लौट आई गौरैया एक प्रतीक भी है। इनकी बेटी जो 8 साल की उम्र में अपने माँ के साथ उन्हें छोड़कर चली गई थी, 18 साल की उम्र में वो वापस आती है, और इत्तेफाक देखिए कि जिस दिन वो पिता से मिलने आती है उस दिन डॉक्टर कमाल के घर में गौरैया बहुत कई सालों बाद भी पहले से आती है। तो एक संकेत भी गौरैया देती है कि कोई उनको मिलने आ रहा है जो उनका अपना अजीज है, और जिससे उनको अपार खुशी मिलने वाली है। तो संग्रह की अंतिम कहानी यानी 9वीं कहानी है सुबह के गीत। पति पत्नी के संबंधों को महिलाओं के नजरिए से देखा गया है इस कहानी में। इसमें 2 महिला पात्र और टूटे दाम्पत्य जीवन के लिए पुरुष को दोषी पाती हैं। इनके माध्यम से पुरुष के दोहरे चरित्र को रेखांकित किया गया है। यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि महिलाएं भी अब अबला नहीं हैं, वो निर्णय लेने लगी हैं, और अब वो किसी अगर कोई पति उन्हें अपने पैर की जूती समझता है तो वो उन्हें स्वीकार नहीं है, और अब पति देवता भी नहीं रह गया है। वो उनको छोड़कर जा सकती हैं और अपनी ज़िंदगी बाखूबी जी सकती हैं। तो इस कहानी में इस बात को भी बड़े शिद्दत से रेखांकित किया गया है। कहानी के अंत में लेखक लिखता है, रोमी और आमना ने एक दूसरे को देखा और सुखद एहसास से भर उठी। कौवे सुबह के गीत गाने लगे। कुत्तों ने भोजन की तलाश शुरू कर दी। प्लेटफार्म पर कोई ट्रेन लगने जा रही थी। चाय पान वालों की आवाज़ें तेज हो गईं। गमछी झाड़कर पगड़ी बनाते कुली बोरियों की तरफ दौड़ने लगे थे। तो इस तरह है इस संग्रह की कहानियाँ जो है, जो हमने आपके सामने रखा और हल्का हल्का जो है इनका उल्लेख किया। कहानियाँ बेहद संवेदनशील हैं, और इन कहानियों को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि साहित्य में कहानियाँ क्यों पढ़नी चाहिए। आप लाख जो है सीरियल देख लें लगातार, तो वो एक अकाल्पनिक दुनिया है जिनका कोई यथार्थ से, मानवीय संवेदना से, मानवता से, इंसानियत से कोई लेना देना नहीं होता है। साजिश और पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप ऐसी कहानियों को पढ़ते हैं तो आप इंसानियत
और संवेदना के पास जाते हैं, मानव संवेदना को जो है समझते हैं, अपनी संवेदना को और गहराई तक ले जाने का आपको अवसर मिलता है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा गया है। और बहुत सारी मानवीय जो त्रुटियां हैं, जो नकारात्मकता है मानव में, उन सबको दूर करने की ताकत जो है ऐसी कहानियां रखती हैं। तो एक और किसी कहानी में जो लेखक की जो खासियत है उसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हुए, कि लेखक अपनी कहानियों में समय के बदलाव को भी रेखांकित करते हुए चलते हैं। तो एक जगह ये लिखते हैं, वास्तव में शायर मखमली शहर की आबो हवा में कुदरती बदलाव से परेशान हो रहे थे। उन्होंने उंगलियों पर जोड़ा, कैलेंडर के हिसाब से बसंत का मौसम होना चाहिए था। चारों तरफ नए पत्ते, खिले खिले फूल होने चाहिए थे। मंजरों पर मंडराते भंवरे और तीसी के खेत में लहराती चुनरियां दिखाई देनी चाहिए थी। कोयल की कूक और फाग के राग तरंगित होने चाहिए थे। लेकिन यह क्या हुआ? इस शहर को हवा बेदम है और पेड़ पौधे ठूंठ। चैत के लिए जगह छोड़ते फागुन की गर्मी जेठ को मात दे रही है। कोलतारी रास्तों पर लू नाच रही है। पसीने से तरबतर कपड़े बदन से चिपक कर खुजलाहट और जलन पैदा कर रहे हैं। बार बार पानी पीने पर भी प्यास बुझ नहीं रही है। गला सूख रहा है और होठों पर खिंचाव महसूस हो रहा है। ये आदमी के विकास से उपजी विसंगतियों की ओर जो है ये चीज इशारा करते हैं लेखक यहाँ पे कहानी में। और इस तरीके के जो है बहुत सारे दृश्य जो है इन कहानियों में भरे पड़े हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इन कहानियों को पढ़ते हैं तो निश्चय ही आप जो है अपनी संवेदना को समृद्ध करेंगे और इंसानियत को भी बड़ा करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और पसंद करेंगे आप। हम इस तरह से किताबों पर जो है चर्चा करते रहेंगे आगे भी। आने वाले दिनों में जो अच्छी किताबें होंगी उन पे निसंदेह हम इसी प्रकार की आगे भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।